हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ री एग्जाम के लिए न्यू पैटर्न बेस्ड टेस्ट सीरीज। ये हमारा 9वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 8 टेस्ट सॉल्व कर लिया है, उसका प्लेलिस्ट चैनल पे बना दिया गया है। और पीडीएफ इसका जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया है उसी चैनल पे आपका पीडीएफ भी अपलोड होता है। तो टेलीग्राम वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। साथ ही चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि 27 जुलाई का आपको पेपर है और आपका पेपर जो होगा 3 घंटे का रहेगा। आपको हिंदी और जीएस साथ में ही सॉल्व करना रहेगा। तो जीएस के आपके 140 प्रश्न प्लस हिंदी के 60 प्रश्न यहाँ पे इकट्ठे आप सॉल्व करेंगे और टाइमिंग आपका रहेगा 3 घंटे। 9:30 से 12:30 बजे तक आपको पेपर सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना एक टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कहाँ की जाएगी? विक्टोरिया, ग्लासगो, बर्मिंघम, ब्रिस्बेन। तो ये ग्लासगो में की जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले ये विक्टोरिया में था लेकिन आर्थिक कारणों के चलते यानी कि उसमें लागत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए विक्टोरिया ने मना कर दिया। तो अब ये स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है कि भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कारण है कि 15 सितंबर 1861 को भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। इसी वजह से इंजीनियर्स डे मनाया जाता है क्योंकि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का इसी दिन जन्म दिवस है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य भारतीय खाद्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है? केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नेक्स्ट ऑप्शन है पंजाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केरल। केरल जो है भारतीय खाद्य सूचकांक में पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये दूसरे वर्ष यहाँ पे पहले स्थान पर है, यानी इसके पहले ये 2023 में भी पहले स्थान पर ही था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री भारतपुरम करने का निर्णय लिया है। गलत है, भारतपुरम नहीं विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि पोर्ट ब्लेयर प्राचीन काल में चोल राजवंश में या नौसेना का केंद्र हुआ करता था। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे दूसरा कथन सही है लेकिन पहला गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप किन देशों में स्थित है, यानी कि किन दो देशों में ये स्थित है? तो ये जो है ये स्थित है किस किस देश में? तो ये ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका के अनुसार निम्नलिखित देशों को ऊपर से नीचे के और क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर चीन था लेकिन दूसरे स्थान पर यहाँ पे ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पे पहले स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर आ जाएगा नीदरलैंड और चौथे स्थान पर आ जाएगा ब्राजील। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा 3 1 4 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कौन 2025 में आईएसएस जाने वाले यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे? तो ये कौन बनेंगे? तो ये जो गौरव प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है शुभांशु शुक्ला को। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है कि भारत में यह खिताब जीत लिया है, भारत ने यह खिताब जीत लिया है। बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा कथन है कि यह भारत का 17 वर्ष बाद तीसरा T20 विश्व कप खिताब है। तो ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तीसरा नहीं, ये दूसरा T20 विश्व कप खिताब है। तो यहाँ पे ये तीसरा नहीं दूसरा था, तो इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला एवं तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है। जसप्रीत बुमराह को ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा सही है, पहला कथन सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सही है यहाँ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्धाभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो ये युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये ओमान और भारत के बीच में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके अनुसार विश्व में 2022 की तुलना में 2023 में कुल एफडीआई में 20% की गिरावट आई है।
दूसरा कथन है कि अंकटाड संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो इन्होंने जो है किस देश के राष्ट्रपति ये बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था। दूसरा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला भी कथन सही है और दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है। एनिमल, कल्कि, तुम्बाड़ या फिर लापता लेडीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लापता लेडीज। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसको किसके लिए चुना गया था, तो मतलब चुना गया है, तो ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में लापता लेडीज को यहाँ पे चुना गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। दूसरा कथन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे सही है, क्योंकि 2025 को क्या घोषित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसका, तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, जबकि 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष घोषित किया गया। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता। तो भारत ने यहाँ पे जीता है स्वर्ण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ नियुक्त मुख्यमंत्री दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। तो प्रेम सिंह तमांग जो है या किस राज्य के बने हैं, तो यह सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। और साथ ही यहाँ पे मोहन चरण मांझी, तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के सीएम बने हैं। चंद्रबाबू नायडू तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के, और पेमा खांडू तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने मंजूरी मिली है। तो भारत की वह एयरलाइंस कौन सी है जिसको विमानन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है, तो ये जो एयरलाइन है इसका नाम है संख एयरलाइन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। दूसरा कथन है, श्री मोदी को गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है यहाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें राष्ट्रपति भवन में नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनके पहले जो है प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके बाद ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि तीसरी बार निर्वाचित होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इनका क्रम दूसरा आता है, इसके पहले जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुणे एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो पुणे एयरपोर्ट का नाम जो है यह संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा कथन है कि विश्व महासागर दिवस 2024 की थीम नई गहराई को जागृत करें है।
तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि GII 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत का जो स्थान है 39वां है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में कर्नाटक के नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। दूसरा कथन है, विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट वेटलैंड्स की संख्या मैक्सिको में है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि नागी और नकटी के बारे में, ये कर्नाटक की नहीं है, ये बिहार की रामसर साइट है, बिहार, जो कि बर्ड सेंचुरी भी है, तो ये बिहार में स्थित है, ना कि कर्नाटक में। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है या मैक्सिको में है, तो ये गलत है। मैक्सिको में नहीं है, सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में है। तो यहाँ पे दूसरा कथन भी गलत है, पहला भी गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी ब्रह्मोस बन गई है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा है कि सऊदी अरब ने 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक उत्सवों में मेजबानी की है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती जी को, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते हैं। दूसरा कथन है कि यह योजना वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च की गई थी। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है PM किसान योजना के बारे में? तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा कथन यहाँ पे सही क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 2018 में, तो ये 2018 में नहीं, 2019 में गोरखपुर से ही लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश के, लेकिन 2019 में लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राजमाता घोषित किया है? कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो गाय की देसी नस्ल है उनको क्या घोषित किया गया है? तो राजमाता का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संपन्न 21वीं सांग्री-ला वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका आयोजन सिंगापुर सरकार के साथ नीति आयोग द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक सांग्री-ला संवाद जो है, यह एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण जो है 2 जून 2024 को सिंगापुर में समाप्त हुआ। सांग्री-ला संवाद जो है 31 मई से 2 जून 2024 तक सिंगापुर के सांग्री-ला होटल में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे जो दे रहा है कि दिल्ली में हुआ था, तो गलत है। और साथ ही यहाँ पे नीति आयोग का भी कोई योगदान नहीं होता, दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया था किसके द्वारा? तो इजराइल के द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पोलारिस डॉन मिशन को पूरा किया है? तो ये जो स्पेस एजेंसी है यह SpaceX है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैमवत संप्रदाय एक शाखा थी। तो हैमवत संप्रदाय जो है यह किसकी एक शाखा थी? तो यह शाखा थी महासांघिक की, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हैमवत संप्रदाय महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। यह आचार्य कश्यप गोत्र द्वारा स्थापित बौद्ध मठों तथा उनके भिक्षुओं के प्रचार के फलस्वरूप एक विशिष्ट बौद्ध संप्रदाय था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और महासांघिक जो है
किसका संप्रदाय है ये? तो ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध के शासक अजातशत्रु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उसने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उसने वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया। और तीसरा कथन है कि उसने पाटलिपुत्र की किलेबंदी करवाई। अब यहाँ पे कितने कथन सत्य हैं इसके बारे में? तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन सत्य है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में किस स्थान पर सर्वप्रथम ब्राह्मण पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय हुआ था? तो भूस्वामी के रूप में जो पुरोहितों का उदय हुआ था यह हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ का समाज जो है मातृसत्तात्मक था। दूसरा है कि यूनिकॉर्न सबसे महत्वपूर्ण पशु था। राखीगढ़ी में मंदिर का साक्ष्य प्राप्त है। और ऑप्शन डी है, मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति मिली है। तो यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह जो यहाँ पे दिया हुआ है कि राखीगढ़ी से मंदिर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे मूर्तियाँ तो मिली हैं बट मंदिर का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है सिंधु सभ्यता में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया। दूसरा कथन है 1717 ईस्वी में कंपनी को मुर्शीद कुली खां से व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा उत्तर इसका सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजीराव प्रथम ने किस यूरोपीय शक्ति को सिलसिट में पराजित किया था? तो यहाँ पे किसको पराजित किया था? तो यह पराजित किया था पुर्तगालियों को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में नसक का प्रचलन किस रूप में था? तो मुगल काल में नसक का जो प्रचलन था यह था भू राजस्व के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे, बीजक संत दादू के उपदेशों का संकलन है, गलत है। कबीरदास के भी उपदेशों का संकलन है बीजक। दूसरा कथन यहाँ पे है, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला भी असत्य है और दूसरा भी यहाँ पे असत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। क्योंकि पुष्टि मार्ग का जो यहाँ पे प्रचलन था किसने किया था, प्रतिपादित किया था? तो इसको मध्वाचार्य ने नहीं, इसको किया था वल्लभाचार्य ने। और साथ ही बीजक जो है या कबीरदास के उपदेशों का संकलन है, ना कि संत दादू दास के। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अधिकारी है और दूसरी तरफ दिया हुआ है विभाग, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे वरीद दिया हुआ है, तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अधिकारी, दूसरी तरफ विभाग है। वरीद, तो वरीद जो हैं यह कौन होते थे? तो खुफिया अधिकारी होते थे। और वाक्यानवीस, तो वाक्यानवीस जो थे यह सूचना अधिकारी थे। अमल गुजार जो थे यह भू राजस्व अधिकारी। और काजी जो थे यह न्याय प्रशासन से संबंधित थे। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विजयनगर के क्षेत्र हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? किलोन केरल बिल्कुल सही है। जिंजी महाराष्ट्र में नहीं। रामानाथपुरम केरल बिल्कुल सही है। चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश, ये तीनों यहाँ पे सही सुमेलित हैं। जो यहाँ पे जिंजी दिया हुआ है महाराष्ट्र, यह सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि जिंजी जो है, जिंजी कहाँ पे स्थित है? तो जिंजी तमिलनाडु में स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से। कथन है कि रजिया ने राजपूतों पर नियंत्रण के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया तथा सल्तनत में शांति सुव्यवस्था की। कारण है कि रजिया ने अपने प्रति वफादार अमीरों का एक दल खड़ा किया और एक गैर तुर्क को ऊंचा पद दिया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथकार है और दूसरी तरफ मूल ग्रंथ दिया हुआ है। यहाँ पे 12 मीर, तो इनकी रचना क्या है? बृहत संहिता हो जाएगी। और विशाखदत्त, तो विशाखदत्त की रचना
का जो नाम है यह है देवी चंद्र गुप्तम। और शूद्रक तो मृच्छ कटिकम जो है यह शूद्रक की रचना है। और साथ ही बिल्हड़ की क्या है, तो बिल्हड़ की है विक्रमांक देव चरितम। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा 3 4 2 5 हो जाएगा। तो 3 4 2 5 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पे पहले सुमेलित करते हैं। तुगलकाबाद, तो तुगलकाबाद जो है किसकी राजधानी थी, तो ये गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित थी तुगलकाबाद। आदिलाबाद, तो आदिलाबाद जो है मोहम्मद तुगलक से। फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद जो है ये फिरोज शाह तुगलक से। और खिजराबाद, तो ये संबंधित है किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे बुक का नाम है और दूसरी तरफ इसके रचयिता के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो नौ साहसांक चरित्र ये किसकी रचना है, तो ये पद्मगुप्त की है। गौड़वाहु किसकी है, तो ये है वाक्यपति राज की। और राजतरंगिणी, तो ये किसकी हो जाएगी, कल्हड़ की। और विक्रमांक देव चरित, तो ये रचना है बिल्हड़ की। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था। तो अशोक के किस अभिलेख पे हुआ है, तो ये हुआ है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेख पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से प्राप्त स्तंभ अभिलेख में मोर का चित्र वर्णित है जो मौर्य या मौर्य वंश को इंगित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों को सही काल क्रम में सजाइए। सातवाहन वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा वंश आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा मौर्य वंश। पहले नंबर पर मौर्य वंश। दूसरे नंबर पर कौन सा राजवंश आएगा यहाँ पे, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा यहाँ पे सातवाहन वंश। तीसरे पे आएगा कुषाण वंश और चौथे पे आएगा यहाँ पे गुप्त वंश। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नेतृत्व करता है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। तो कृष्ण कुमार मित्र किस स्थान से संबंधित थे, तो ये बंगाल से संबंधित थे। और साथ ही लाला लाजपत राय, तो ये संबंधित थे पंजाब से। चिदम्बरम पिल्लई ये संबंधित थे कहाँ से, तो ये संबंधित थे मद्रास से। और श्री हरि सर्वोत्तम जो है ये कहाँ से संबंधित थे, आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वंदे मातरम का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो इसका जो प्रयोग हुआ था सबसे व्यापक स्तर पर ये किया गया था बंग भंग विरोधी आंदोलन, यानी कि जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के लिए निम्न में से कौन सा सैन्य कारण जिम्मेदार था। तो इसके लिए जो सैन्य कारण जिम्मेदार था यह था भारत और ब्रिटिश सैनिकों के मध्य वेतन और पेंशन संबंधी मुद्दे। इसके लिए बहुत सारे कारण यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ स्मारक है और दूसरी तरफ दिया हुआ है स्थान, इनको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो ये मुंबई में स्थित है, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और साथ ही विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है, बी का हो जाएगा पहला। इंडिया गेट जो है यह नई दिल्ली में स्थित है, सी का तीसरा हो जाएगा। और चार मीनार, तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा इसका सही कूट। तो यहाँ पे इसका जो सही सिक्वेंस होगा यह हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किस वायसराय ने यह अवलोकन किया था कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है किंतु यह गांधी के लिए नहीं है। तो किस वायसराय ने ऐसा कहा था, तो जो कहा गया था यह कहा गया था लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं था। आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर केटी तैलंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद चार्लू जो थे या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में शामिल नहीं थे।
तो ऑप्शन बी ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जानते रहिएगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है यह 1885 में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। हिंद महात्मा गांधी एक तरफ यहाँ पे लेखक हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है पुस्तक, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है। तो महात्मा गांधी का जो यहाँ पे हो जाएगा, यह हो जाएगा कौन सा, तो हिंद स्वराज, जो तीसरे पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है हिंद स्वराज हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। राम मनोहर लोहिया का जो यहाँ पे कौन सी पुस्तक है, तो इनका हो जाएगा द व्हील ऑफ हिस्ट्री, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद का जो यहाँ पे है तो यह हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड ऑप्शन ए में है ये जान, तो इसका पहला हो जाएगा। और साथ ही अबुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड किसका है, तो राजेंद्र प्रसाद जी का पुस्तक का नाम है। और साथ ही यहाँ पे राम मनोहर लोहिया जी की पुस्तक का नाम है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। और अबुल कलाम आज़ाद जी की जो पुस्तक है यह है इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नृत्य का प्रकार है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा चौथा। भरतनाट्यम, तो यह तमिलनाडु का हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। और उड़ीसा जो है, यहाँ पे उड़ीसा नहीं होगा, ओडिशी होगा, यह हो जाएगा उड़ीसा का। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून के आगमन प्रस्थान की तिथियों को उनकी संभावित तिथियों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। एक मिनट, इसको जूम तो कन्याकुमारी, अगरतला, आइजॉल में मानसून के आगमन की तिथि कौन सी है, तो यहाँ पे मानसून के आगमन की जो तिथि है यह है 1 जून, यानी कि ए का हो जाएगा चौथा। अमृतसर, गंगानगर, फिरोजपुर, जोधपुर में मानसून के आगमन की तिथि क्या है, तो यहाँ पे मानसून के आगमन की जो तिथि है यह 1 जुलाई है, यानी कि बी का हो जाएगा तीसरा। बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम में से मानसून के लौटने की तिथि, यानी कि मानसून कब वापस जाता है, तो इसकी जो तिथि हो जाएगी यह हो जाएगी 1 नवंबर, तो सी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। और साथ ही ऑप्शन डी में जो है कि अमृतसर, गंगानगर, फिरोजपुर, जोधपुर से मानसून के लौटने की तिथि, तो ये तिथि जो हो जाएगी यह हो जाएगी 1 सितंबर। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ उनका उद्योग दिया हुआ है कि वहाँ पे कौन से उद्योग स्थित हैं। तो यहाँ पे ओसाका जो है यह किससे संबंधित है, तो ओसाका जो है यह किस उद्योग से संबंधित है, तो ओसाका जो संबंधित है यह सूती वस्त्र से हो जाएगा, क्योंकि ये जापान में स्थित है। साथ ही डेट्रायड, तो डेट्रायड जो है यह मोटर वाहन से संबंधित है, यूएसए का प्रसिद्ध नगर है। क्यूबा, तो क्यूबा किसके लिए, तो सिगार के लिए फेमस है क्यूबा। और साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है यह पोत निर्माण के लिए फेमस है। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा 3 4 1 2 हो जाएगा, 3 4 1 2 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखा गिनी या फिर रवांडा। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो किन देशों से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो रवांडा और भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा, इन दोनों देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। गैबन से भी गुजरती है और सोमालिया से भी गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा गिनी और साथ ही रवांडा से ये नहीं गुजरती है। इसका जो ये जो तीसरे नंबर पर भूमध्य रेखा गिनी दिया हुआ है, इसका जो सही नाम है वह है इक्वेटोरियल गिनी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, क्षेत्र दिया हुआ है खनिज, क्योंझर, तांबा, रंगपो, मैग्नीज, फुटका पहाड़, बाक्साइट, दरीबा, लोहा। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे फुटका पहाड़ दिया हुआ है, बाक्साइट, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फुटका पहाड़ जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और
सॉरी, यहाँ पे ये पूछा गया कौन सा सुमेलित है। सॉरी, क्योंझर तांबा बिल्कुल नहीं, रंगपो मैग्नीज नहीं पाया जाता। फुटका पहाड़ में बॉक्साइट पाया जाता है, छत्तीसगढ़ का ये स्थान है जहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। और बाकी जो है क्योंझर में, तो क्योंझर किसके लिए, तो क्योंझर जो है या मैग्नीज के लिए फेमस है। रंगपो जो है यह सिक्किम में स्थित है और तांबा का एक प्रमुख क्षेत्र है। और दरीबा जो है यहाँ पे राजस्थान में स्थित है और यहाँ पे भी तांबा मिलता है, लोहा नहीं मिलता है। तो जो यहाँ पे पहले से सही सुमेलित है यह है ऑप्शन सी, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है या है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दिया हुआ है। घाघरा, राप्ती, कोशी, अरुण, सोन, रिहंद, दामोदर, बराकर। तो कौन कौन सा इसमें सही सहायक नदी दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी की जो यहाँ पे सहायक नदियाँ दी हुई हैं सभी सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ यहाँ पे दिया हुआ है झूम कृषि का नाम और दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। अब यहाँ पे कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है या है। तो बेबर यहाँ पे मध्य प्रदेश, पामादावी उड़ीसा, कुरुबा झारखंड और साथ ही तो यहाँ पे तीनों जो हैं यह बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यानी कि बेबर जो है यह मध्य प्रदेश में कहा जाता है झूम कृषि को, पामादावी झूम कृषि का ही नाम है उड़ीसा में, और कुरबा जो है यह नाम जो है झारखंड में दिया गया है झूम कृषि का। और पश्चिमी घाट पर अगर पूछा जाए तो झूम कृषि का जो नाम है यह कुमारी है। तो यहाँ पे तीनों में जो है यह सही सुमेलित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। तो मसालों का बागान कहा जाने वाला जो राज्य है यह है केरल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रक कृषि संबंधित है, यानी कि ट्रक फार्मिंग जो है किससे संबंधित है। तो ट्रक फार्मिंग जो है यह किससे संबंधित, तो ये साग सब्जियों से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ही प्रायद्वीप दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ पे आइबेरियन जो है या बिस्के की खाड़ी, बाल्कन तो यह काला सागर, और कोला प्रायद्वीप ये श्वेत सागर में स्थित है, और केपियार्क जो है ये कारपेंट्रिया की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसका सही सीक्वेंस है, यानी कि एकदम सही सुमेलित दिया हुआ है, इसको सुमेलित नहीं करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भूगोलज्ञ प्रमुख नगर यानी कि प्राइमेट सिटी संकल्पना से संबंधित है। तो प्राइमेट सिटी संकल्पना से जो यहाँ पे संबंधित है वह है मार्क जेफरसन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्राइमेट जो सिटी होते हैं या वह नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगर से कम दुगुनी हो, साथ ही उस नगर का आर्थिक व राजनीतिक महत्व भी अपेक्षाकृत जो है अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्राइमेट सिटी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है। दूसरा है कि कर्नाटक पठार की चट्टानें आग्नेय अथवा रवेदार हैं तथा इसमें कहीं भी प्राचीन जीवाश्म नहीं पाए जाते। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी, दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो पूर्वी घाट से कौन सी नदियाँ इसमें से निकलती हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नागावली और वंशधारा। ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये पूर्वी घाट से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, यानी कि पश्चिमी घाट पर इनका मुहाना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान देश स्थित हैं। तो किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान जो स्थित हैं यह मध्य एशिया के देश हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए प्रथम अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो प्रथम अनुसंधान केंद्र था इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है दक्षिण गंगोत्री है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे 2 और केंद्र हैं, एक है मैत्री जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और दूसरी है भारती जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। तो भारती यहाँ पे नवीनतम है, दक्षिण गंगोत्री जो है यह प्राचीनतम है, यानी कि इसकी स्थापना जो है 1983-84 में की गई थी। याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों जो हैं यह अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र हैं। तो ऑप्शन
ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास स्थलों से के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है इनके निवास स्थल के अनुसार। मसाई जनजाति कहाँ, तो मसाई जनजाति जो है यह अफ्रीका की जनजाति है। माओरी, माओरी जो है यह न्यूजीलैंड की जनजाति है। और बद्दू, तो बद्दू जो है यह मध्य पूर्व रेगिस्तान की जनजाति है। और बिंदुबू जो है यह ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दक्षिण हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के मौसमी परिवर्तन का प्रभाव धाराओं पर अत्यंत तीव्र होता है। दूसरा कथन है कि उत्तर तथा दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रति विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थितिक्रम क्या है? तो यहाँ पे इनका स्थितिक्रम पूछा गया है दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा जकार्ता, फिर उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद यहाँ पे बैंकॉक, और फिर सबसे उत्तर में यहाँ पे हनोई स्थित है। तो इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जेट स्ट्रीम का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच होता है। दूसरा कथन है कि जेट स्ट्रीम का प्रवाह गर्म, विसर्पित तथा लहरदार होता है। तीसरा है कि जेट स्ट्रीम के विस्तार में मौसमी परिवर्तन होता है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन जेट स्ट्रीम के बारे में बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित है? यहाँ उत्पादन क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज दिया हुआ है। तो यहाँ पे दरीबा जो दिया हुआ है बॉक्साइट, जो कि गलत है। दरीबा जो है यह तांबा अलवर राजस्थान में स्थित है और तांबा के लिए फेमस है। बाकी बालाघाट तांबा बिल्कुल सही है, और सुंदरगढ़ मैग्नीज के लिए फेमस है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही सुमेलित है, पहला सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे स्थलीय सीमा के साथ साथ जो समुद्री सीमा स्पर्श करते हैं उसमें से एक गुजरात हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे दूसरा एवं चौथा यानी कि गुजरात एवं पश्चिम बंगाल जो है या स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी स्पर्श करते हैं। और भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तटीय राज्य हैं, जो कि स्थल के साथ साथ जल से भी अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा एवं चौथा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ वनस्पति है और दूसरी तरफ दिया हुआ क्षेत्र, इनको सुमेलित करना है। तो चैपरल जो है या कैलिफोर्निया की भूमध्य सागरीय वनस्पतियां हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। माकी, तो माकी जो है यह कहाँ की है? तो यह दक्षिणी यूरोप में पाई जाने वाली क्या है? तो जो भूमध्य सागर क्षेत्र में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं भूमध्य सागरीय जलवायु की, उसे माकी कहा जाता है। फिनवॉस, तो फिनवॉस जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली भूमध्य सागरीय वनस्पतियां हैं। और मार्ले स्क्रब्स जो हैं या ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भूमध्य सागरीय वनस्पतियां हैं। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि पहले से ही सुमेलित दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफी की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तीसरा है कि इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस फसल की मृदा के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होता है, जो कि गलत है। ढालदार जो स्थान होता है ये इस मतलब खेती के लिए, कृषि के लिए, कॉफ़ी की कृषि के लिए फायदेमंद है। ढालू स्थान होना चाहिए, एकदम समतल मैदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब पौधे ऐसे हैं, चाहे ये हो गया, चाय हो गई, तो ये सब पौधे होते हैं कि अगर इनके जड़ में पानी इकट्ठा हो जाता है तो बहुत जल्दी ये सूख जाते हैं, पानी लग जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला एवं दूसरा सही है।
बाकी तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ है पहला है कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो दोनों कथन यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में जो परिवर्तन किया गया है उसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो इसमें जो कथन इसकी पुष्टि नहीं करता है वह है ऑप्शन सी, यानी कि राज्य के मुखिया की नियुक्ति वंशानुगत होगी, या यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा प्रावधान नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है। दूसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पे जो कथन दिए हुए हैं दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है। पुलिस, बंदरगाह, वाणिज्य व्यापार या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो इसमें से संघ सूची का विषय कौन सा है, तो इसमें जो संघ सूची का विषय है यह है बंदरगाह। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो मेजर पोर्ट होता है, जितने यानी कि 12 या 13 पोर्ट जो बड़े बंदरगाह हैं, इस पे किसका वो रहता है, तो इस पे जो अधिकार रहता है, इसका जो नियंत्रण करता है ये केंद्र सरकार करता है। लेकिन जो छोटे बंदरगाह होते हैं उनका नियंत्रण किसके पास होता है, तो उनका नियंत्रण राज्यों के पास होता है। तो यहाँ बंदरगाह इस सेंस है कि बड़े बंदरगाह, तो ये किस सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी पुलिस जो है यह किस सूची का विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें प्राप्त होती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। दूसरा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व में विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला कथन है किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, बिल्कुल सही है। सभी नागरिक एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही तीसरा कथन है कि धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। और चौथा कथन है कि धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ, तो कौन कौन सा प्रावधान जो है भारतीय संविधान से इनमें से किया गया है, तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी प्रावधान जो हैं उपयुक्त सभी प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 1960 में बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, बिल्कुल सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि मणिपुर और त्रिपुरा राज्य 1972 में अस्तित्व में आए, तो मेघालय को मणिपुर से अलग करके नहीं बनाया गया है। ये यहाँ पे दूसरा कथन गलत है और असत्य ही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, बिल्कुल सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री के रूप में रह सकता है कितने दिनों तक, तो ये जो व्यक्ति है जो कि संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री के रूप में रहेगा 3 माह तक, 6 माह तक रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 3 माह तक नहीं 6 माह तक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, फ्रैंक मेरिनी, एल्टन मेयो या फिर गेबलर आशबोर्न, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का, तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, यानी कौन कौन से प्रावधान यहाँ पे राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, प्राधिकार यहाँ पे राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो यहाँ पे
जो प्राधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, या यहाँ पे हो जाएगा राजनीतिक और नाम मात्र और संवैधानिक और नाम मात्र, यानी कि तीसरा एवं चौथा यहाँ पे राष्ट्रपति का प्राधिकार है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ इनके अवधि दिए हुए हैं, यानी कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं और ये कब से कब तक जो है राष्ट्रपति पद पर रहे हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। यहाँ पे पहला है फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद कब से कब तक थे, तो 1974 से 1977 तक इनका कार्यकाल था। तो ए का हो जाएगा दूसरा। नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे 1977 से 1982 तक थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक थे। और बीबी गिरी तो 1969 से 1974 तक थे। तो इनका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। लोक लेखा समिति जो है, इसे ये कौन सी कैसी समिति है, तो लोक लेखा समिति जो है यह एक वित्तीय समिति है। मिलाना है बट ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। और साथ ही याचिका समिति क्या है, तो याचिका समिति जो है यह कार्यकारी समिति है, कार्यकारी समिति हो जाएगी याचिका समिति। और साथ ही नीचे 2 ऑप्शन दिया हुआ है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति जो है यह कैसी समिति है, तो ये तदर्थ समिति है, तदर्थ समिति। और साथ ही विभागीय समितियां जो हैं या स्टैंडिंग समितियां होती हैं, स्टैंडिंग समिति होती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। हाँ, लोक लेखा समिति क्या होगी, तो लोक लेखा समिति हो जाएगी वित्तीय समिति। और याचिका समिति होगी, तो याचिका समिति हो जाएगी कार्यकारी समिति, यानी कि बी का हो जाएगा चौथा। और स्टॉक स्कैम संयुक्त समिति क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगी तदर्थ समिति, यानी कि सी का हो जाएगा पहला। और विभागीय समिति क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगी स्टैंडिंग समिति, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा दूसरा। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा क्या होगा, तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो रखा गया था यह 1968 में रखा गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य की विधानसभा के शस्त्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। तो राज्य की विधानसभा में शस्त्रावसान का जो आदेश है यह दिया जाता है किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। पहला कथन है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर होगा। साथ ही यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ऑप्शन सी कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यहाँ पे ये कथन गलत है। कोर्ट मार्शल को भी जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इसकी भी सुनवाई कर सकता है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है अपोजिट दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ पंचायत समिति है और दूसरी तरफ संबंधित प्रांत दिया हुआ है। तो जनपद पंचायत किस, जैसे पंचायत समिति का अलग अलग राज्यों में क्या नाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ पंचायत समिति का दिया हुआ है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य या प्रांत दिया है। तो जनपद पंचायत कहाँ पे कहलाता है, तो ये कहलाता है मध्य प्रदेश में, तो ए का हो जाएगा तीसरा। क्षेत्र पंचायत, तो क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में। और तालुका परिषद जो है यह कहलाता है गुजरात में। और आंचलिक परिषद तो ये पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। तो प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो रहे हैं वह है बुतरस घाली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये 1992 से 1996 तक इनका कार्यकाल था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये किस देश के थे, तो ये जो थे ये बुतरस घाली जो थे ये माली अफ्रीका महाद्वीप के माली अफ्रीका महाद्वीप के माली देश से ये संबंधित थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो यहाँ पे कौन सा विधेयक है जिसको अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है? तो ये जो है संविधान संशोधन विधेयक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विशेष बहुमत की यहाँ पे आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे संबंधित है? तो यहाँ पे इससे जो आर्टिकल संबंधित है इसमें संशोधन किया गया था अनुच्छेद 164 में। तो ए का हो जाएगा पहला, और साथ ही यहाँ पे 95वां संविधान संशोधन, तो ये इसमें अनुच्छेद 334 में यहाँ पे संशोधन किया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, 8वीं अनुसूची में यहाँ पे परिवर्तन हुआ। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, तो अनुच्छेद 15 में यहाँ पे संशोधन किया गया। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक एवं न्यूनतम अभिक्रियाशील जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा गोल्ड, और सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम हो जाएगा, और सबसे कम तो गोल्ड हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहले इनको सुमेलित करेंगे। तो चुंबकीय क्या है, कोबाल्ट हो जाएगा, और मैग्नस, तो मैग्नस हो जाएगा यूनान। मैग्नेटाइट जो है यह हो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक चुंबक, और अचुंबकीय तो यह हो जाएगा मिट्टी। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है? तो 2 4 3 1 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो वायु घटक इसमें से कौन सा है जो कि जलने में सहायक होता है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यह जलने में सहायक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोर पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, यह ऊर्जा है। तो यह कौन सी ऊर्जा है? तो ये जो ऊर्जा है ये है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु में स्थानांतरित की गई ऊर्जा के रूप में संचित रहती है यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए या अन्य कार्य में उपयोग में नहीं आती। तो यह जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा यह से सम्मिलित नहीं है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, मूलांकुर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से कौन कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मूलांकुर, जो यहाँ पे दिया हुआ है यह इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर इसमें शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेशम। उपयुक्त तंतुओं में से कौन संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? तो इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं? तो पॉलिएस्टर और नायलॉन और एक्रिलिक, ये जो 3 हैं ये किसके उदाहरण हैं? तो ये संश्लिष्ट तंतु हैं, यानी कि कृत्रिम ये फाइबर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी फ्लैक्स और रेशम जो है ये प्राकृतिक हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन है और दूसरी तरफ अभावजन्य रोग दिया हुआ है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह है रतौंधी या दृष्टिहीनता। विटामिन B1 से होता है बेरी, और विटामिन सी से तो यहाँ पे स्कर्वी होता है, और विटामिन डी से क्या होता है? तो यह होता है रिकेट्स। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा 3 1 4 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है? पत्ता, तना, जड़, शाखा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे पत्ता जो है यह पादप की खाद्य फैक्ट्री होता है, यानी कि पत्ता जो है मेन रोल प्ले करता है प्रकाश संश्लेषण में। तो यह क्या कहलाता है? तो ये पौधे का जो है खाद्य फैक्ट्री होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऐसा जो विलयन होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल
स्टार्च यानी कि मंड, और फिर शर्करा। उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो इसमें से जो है कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो अमीनो अम्ल जो है या प्रोटीन का भाग है या कार्बोहाइड्रेट का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मंड और शर्करा जो है ये कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैवभार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है? जैवभार का खाद्य पिरामिड जो है यह किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे यह हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र में। तो समुद्र में जैवभार के खाद्य पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जो जैव मात्रा पादप पलकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है या किए जाते हैं? सिलिकॉन, सीरियम, स्टैटिन, वेनेडियम। तो कौन कौन से तत्व इसमें इनका उपयोग किया जाता है? तो इसमें से सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सोलर सेल जो होते हैं, सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे जो है यह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सौर सेल में कौन सी ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो सौर सेल में जो है प्रकाश ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। जो विद्युत जनित्र होता है या किसको किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत जनित्र जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसको यहाँ पे डायनेमो भी कहते हैं। विद्युत जनित्र को ही डायनेमो भी कहा जाता है। तो ये जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। दूसरा है कि प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी कल्चर का संबंध है। तो मेरी कल्चर जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से संबंधित है मेरी कल्चर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत है और दूसरी तरफ अम्ल दिया हुआ है। तो मक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक, इसमें क्या होता है? तो इसमें मेथोनाइक अम्ल, जिसको फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है, तो ए का हो जाएगा। दूसरा इमली में, तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, और टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, और सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, यानी कि तीव्र होती है। कारण है कि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वैज्ञानिक है और दूसरी तरफ उनका कार्य सिद्धांत दिया हुआ है। इनको यहाँ पे सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पे वैज्ञानिक है, दूसरी तरफ यहाँ पे कार्य सिद्धांत। तो वुल्फगांग डाबेराइनर, तो वुल्फगांग डाबेराइनर जो है ये किससे संबंधित है? तो ये त्रिक से संबंधित है, यानी कि ए का हो जाएगा। दूसरा जॉन न्यूलैंड्स जो है यह किससे संबंधित है? तो ये अष्टक सिद्धांत से संबंधित है। मेंडलीफ जो है, तो मेंडलीफ जो है ये किससे संबंधित है? तो मेंडलीफ जो हो जाएंगे यह तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास से संबंधित है। कौन? तो मेंडलीफ। और हेनरी मोजले किससे संबंधित है? तो हेनरी मोजले जो होंगे यह किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आधुनिक से संबंधित। तो इसका जो सही कूट होगा यह क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? तो ये जो गैस है ये कौन सी गैस है? तो ये हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ रोग के प्रकार दिए हुए हैं। हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो हीमोफीलिया जो है यह हो जाएगा आनुवंशिक रोग। डायबिटीज जो है यह कैसा है? तो डायबिटीज जो है हार्मोन में गड़बड़ी। रिकेट्स जो है यह हीनताजन्य रोग हो जाएगा।
और साथ ही रिंगवर्म जो है यह कैसा रोग है, तो रिंगवर्म जो है यह कवक संक्रमण है। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा चौथा। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ न्यूक्लिक अम्ल है और दूसरी तरफ लक्षण या फिर कार्य दिया हुआ है, इनको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो RNA, इसका जो सही सुमेलन होगा यह हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का स्थल। और tRNA, इसका जो सही सुमेल होगा बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, यानी कि अमीनो अम्ल का वाहक। और mRNA क्या होता है, मैसेंजर RNA। तो यह जो होता है यह DNA से प्राप्त आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है, यानी कि सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और DNA तो गुणसूत्र का घटक होता है DNA। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन डी में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरणें आती हैं तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती हैं, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह जो घटना है यह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है प्रकाश के टिंडल प्रभाव का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये घटना जो है यह टिंडल प्रभाव कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लोक प्रशासन, दूसरा है सड़क, तीसरा है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा। उपयुक्त में से कौन सा या से सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? तो सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत इसमें से जो शामिल किए जाते हैं वह है उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करों में वृद्धि, व्यय में कटौती, अत्यधिक ऋण। उपयुक्त में से क्या सरकारी घाटे में कमी कर सकता या सकते हैं? तो इसमें से जो सरकारी घाटे में कमी कर सकता है वह है करों में वृद्धि और व्यय में कटौती। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। दूसरा है कारण कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होती है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यह होगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही है बट व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, भूमि और सिंचाई, लघु विनिर्माण। उपयुक्त में से किसका या फिर किनको गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो इसमें से किनको जो है गैर क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे भूमि और सिंचाई को छोड़ करके खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और लघु विनिर्माण, इनको जो है गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है कि भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। दूसरा है कि भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा के संचलन वेग से तात्पर्य है। तो मुद्रा के संचलन वेग से जो तात्पर्य है यह है कि मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उसे कहेंगे मुद्रा का संचलन। तो मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। दूसरा है कि इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा है कि इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ? तो इसमें से जो कथन यहाँ पे सत्य है यह है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य दिया हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है यह किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना यह संबंधित है शिक्षित बेरोजगारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि पहला का यहाँ पे दूसरा हो जाएगा।
पहला का यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार, इसका जो उद्देश्य है क्या है, तो यह है स्वयं सहायता समूहों को संगठित कर ऋण प्रदान करना, तो यहाँ बी का पहला हो जाएगा। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम है यह है, इसका उद्देश्य खाद्यान्न उपलब्ध कराना। और साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की सुविधा बढ़ाना, तो डी का यह हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि धारणीय विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी कि थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। दूसरा है कि धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल निर्धन लोगों के लिए निश्चित मजदूरी पर रोजगार के सृजन हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया वर्ष 2005 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय जो होती है यह उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के बराबर होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं, टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ पे जो जैव विविधता की उत्तरदायी के लिए कौन सा इसमें से बढ़ोतरी करने में उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यक उत्पादकता बिल्कुल है, मध्य व्यवधान भी है, पारिस्थितिक तंत्र की आयु भी इसमें है, और जो नहीं है यह है पोषण स्तरों की कम संख्या। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा, इनको यहाँ पे स्थापना के वर्ष से इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो जिम कॉर्बेट जो है यह कब आया, तो यह आया 1936 में, इसकी 1936 में इसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद जो यहाँ पे साइलेंट वैली तो 1984 में, काजीरंगा तो 1974 में, और कान्हा जो है यह 1953 में स्थापित हुआ, 1953 में। तो इसका जो यहाँ पे सही सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट हो जाएगा, फिर हो जाएगा कान्हा यानी कि 2, 4, और फिर काजीरंगा, और सबसे लास्ट में साइलेंट वैली। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसमें से कौन कौन प्रदूषक हैं, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह मेन रोल प्ले करते हैं। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। कॉपर, लेड, कैडमियम। नेक्स्ट ऑप्शन ऊपर है मरकरी। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लेड, यानी कि स्वचालित वाहन निर्यातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक जो है यह लेड है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है यह गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो इसमें से ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तंबाकू निषेध दिवस जो है यह 31 मई को
मनाया जाता है, ना कि 5 मई को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो गठन किया गया था, यह किया गया था कब? तो यह किया गया 1985 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, यह कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर या फिर हमीरपुर? तो यूरेनियम जो है यह उत्तर प्रदेश के एक राज्य ललितपुर में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ललितपुर में ही तांबा भी पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो ये ऑप्शन में दी गई है जो कि बहुविवाह करती है? तो जौनसारी ऐसी जनजाति है जो कि बहुविवाह प्रथा यहाँ पे प्रचलित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न जीएस के और हमने इनको सॉल्व किया। आइए चलते हैं अब हिंदी का 60 प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए अब हिंदी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि वह श्रेष्ठ धावक है में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ धावक या फिर है, तो वह श्रेष्ठ धावक है, इसमें जो विशेष्य हो जाएगा यह हो जाएगा धावक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जबकि श्रेष्ठ क्या है? तो यह विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह गाय कम दूध देती है। वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो कम विशेषण जो है यह विशेषता बता रहा है किसकी? तो यह विशेषता बता रहा है दूध की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। वाक्य में विशेषण है आयामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर गुणवाचक। तो ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिश्रमी अपने आप में एक गुण है परिश्रम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उस पुस्तक को यहाँ ले आइए। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है निश्चयवाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक, सार्वनामिक विशेषण या फिर संबंधवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण है यह हो जाएगा निश्चयवाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो 11वां शब्द जो है यह क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि विशेषण है? तो यहाँ पे बाहरी जो दिया हुआ है यह शब्द यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, बाकी शेष विशेष्य हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा भाई अमेरिका जा रहा है। वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, तो इसमें मेरा जो है यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी और मजबूत हैं। वाक्य में विशेष्य है, तो उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी और मजबूत हैं में चप्पलें जो है यह विशेष्य हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कनक जो है यह मोर का पर्यायवाची नहीं है, यह सोने का पर्यायवाची है और साथ ही धतूरे का भी पर्यायवाची है कनक। कनक जो है यह मोर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सिखी, नीलकंठ और ध्वजी ये तीनों मोर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। भानुजा, दुहासन, कालिंदी, सूर्यसुता। तो यहाँ पे यमुना के लिए जो पर्यायवाची नहीं है वह है दुहासन। दुहासन यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भानुजा, कालिंदी और सूर्यसुता ये तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिथि के लिए पर्यायवाची है मधुकर, अभ्यागत, मदन या फिर नारायण। तो अभ्यागत जो है यह अतिथि के लिए पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। तो मदन कामदेव का पर्यायवाची है, कुसुम सर भी है, मृगमद और रतिपति। तो कौन सा इसमें से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो मृगमद जो है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, बाकी रतिपति, कुसुमसर और मदन ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमर के लिए पर्यायवाची है भृंग, प्रवाल, गोरस, अम्बा। तो भ्रमर के लिए जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा भृंग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है उपेंद्र, शेषशायी, चक्रपाणी, उर्मी। तो उर्मी जो है यह विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, यह लहर की पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। पेड़ का पर्यायवाची जो है अम्बुद नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दरख्त, रुख और द्रुम ये तीनों पेड़ के पर्यायवाची होंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पयोद, अंबर, वारिद, अम्बुद, कौन सा इसमें से मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अंबर जो है यह मेघ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी पयोद, वारिद और अम्बुद ये तीनों मेघ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सागर, भड़ी, चित्रक, भगनी, बांधवी, तो चित्रक जो है यह बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक का पर्यायवाची है। ऑप्शन देखते हैं तो आचार्य जो है या शिक्षक का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे त्रिदोष जो ऑप्शन बी में है ये यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। यहाँ पे तो औद्योगिकरण ऑप्शन बी में जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। तो परिणति जो यहाँ पे ऑप्शन ए में है ये यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चातक सुवात की बूंद का प्यासा होता है। तो सुवात नहीं होता, स्वाति होता है, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। तो अन्योन्याश्रित जो है ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो वाक्य है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है ये बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो रचयिता यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। रचयिता ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किए हुए को ना मानने वाला। तो किए हुए को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द। तो ये होता है चषक, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो स्त्री के बसीभूत है के लिए एक शब्द है। तो यह हो जाएगा स्त्रैण। स्त्रैण नहीं होगा, स्त्रैण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। तो वाग्दत्ता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे आकाशवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से विशेषण है क्रोध, दुख, रूप, सुंदर, कौन सा इसमें से विशेषण है? तो इसमें से जो विशेषण है यह हो जाएगा सुंदर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा विस्थापित। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है? दुरभिसंधि कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पार्थिव, तो जिसका संबंध किससे हो? तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए यहाँ पे एक शब्द हो जाएगा पार्थिव। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। आप लोग कह रहे होंगे कि मैम ऐसे आंसर बताते हुए जा रही हैं, तो देखिए इसका जो हिंदी का है ये एक्सप्लेन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर ही चल रही है, जिसमें हमने 72 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है। तो वहाँ पूरा व्याख्या के साथ बताते हैं। यहाँ पे चूंकि प्रश्न इतना ज़्यादा होता है, 140 प्रश्न होता है जीएस का प्लस उसके बाद हिंदी का, तो पढ़ते पढ़ते गले में खराश आ जाती है। इस वजह से पूरा सही से कंप्लीट हो जाए, इस वजह से यहाँ पे हिंदी का बस आंसर बताते हुए चल रहे हैं। आप एक्सप्लेन सीरीज पढ़ना चाहते हैं तो उसको ज़रूर पढ़िए। हिंदी का जो 60 प्रश्न का हम करा रहे हैं टेस्ट सीरीज वो अलग से भले है, उसके साथ जीएस इंक्लूड नहीं है, लेकिन हिंदी के लिए वो परफेक्ट है, उसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करिए। तो चलिए यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करेंगे और आप वहाँ पे अच्छे से देख लिया करिए। वो सीरीज हर दूसरे दिन चैनल पे अपलोड होती है। तो यहाँ पे पार्थिव के लिए प्रश्न संख्या 34 है और इसका पार्थिव के लिए जो एक वाक्य होगा यह हो जाएगा कि जिसका संबंध पृथ्वी से है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इसके लिए क्या एक शब्द हो जाएगा? तो एक शब्द होगा इंद्रजीत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सीना गाना गाती है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, मोहन सुंदर लिखता है, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आप देख पाएंगे कि लिखना के पहले सुंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सुंदर जो ये है ये लिखने की विशेषता बता रहा है, तो लिखना क्रिया है, तो इस वजह से यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? निष्प्रभावी, अप्रभावी, अप्रयुक्त या फिर प्रभाव शून्य। तो प्रभावी का विलोम इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो अप्रयुक्त जो है यह प्रयुक्त का विलोम होगा, ना कि प्रभावी का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो पाश्चात्य मतलब पश्चिम होता है, इसका जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा पौरस्त्य यानी कि पूर्व। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा।
आचार का विलोम शब्द है। आचार का जो यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो अनाचार हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तिसरा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। त्रिशरा का जो सही विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो वितृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा विहित। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ममता कम बोलती है के रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो ममता कम बोलती है, तो इसका जो एक सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा मितभाषी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। पाठ्य, सुपाठ्य, नत, अवनत, शिष्ट, विशिष्ट, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट। तो कौन सा यहाँ पे विलोम युग्म जो है यह सही विलोम युग्म है। तो यहाँ पे संश्लिष्ट का जो विश्लिष्ट दिया हुआ है यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकूल का विलोम शब्द है। तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राह्य का विलोम शब्द नहीं है। तो ग्राह्य का जो विलोम शब्द नहीं है वह क्या है, तो सधवा यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं शब्द का तत्सम है। गेहूं शब्द का तत्सम गोधूम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खंडहर का तत्सम शब्द है। तो खंडहर का जो तत्सम शब्द होगा खंडगिरी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देवर का तत्सम रूप होगा। देवर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो दीवर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे मोती जो है यह तत्सम नहीं है। मोती का जो तत्सम होता है मौक्तिक होता है, मोती यहाँ पे तद्भव है। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम रूप होगा। तो पर्यंक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है, तो ऑप्शन डी कपास जो है यहाँ पे तद्भव है। इसका जो सही तत्सम होता है यह करपास होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह तद्भव शब्द है। कौन सा इसमें से तद्भव शब्द है, तो चाम जो है यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है यह होता है चर्म। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चाम तद्भव है और तत्सम जो होगा यह चर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द है। बिहग, खग, पक्षी, पंछी। तो तद्भव शब्द यहाँ पे पंछी जो लिखा हुआ है ऑप्शन डी में यह यहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी सब तत्सम है। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। तो ससुर का तत्सम रूप ससुर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओठ किस श्रेणी का शब्द है। तो ओठ जो है यह किस श्रेणी का शब्द है, तो यह तद्भव श्रेणी का शब्द है। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा ओष्ठ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरित एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए में जो रामचरितमानस दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि रामचरितमानस साथ ही साथ लिखा जाएगा, इसमें स्पेस नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो यहाँ पे के पीछे जो है यह अशुद्ध है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, या फिर वह दंड देने योग्य है। तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है कि वह दंड देने योग्य है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम होगा। अल्पज्ञ का विलोम होगा सर्वज्ञ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अथ का विलोम क्या है, तो अथ का विलोम हो जाएगा इति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 200 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त आपको हो। तो यहाँ पे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।